गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हमारा बायो का लास्ट क्लास है या लास्ट सेकेंड क्लास हो सकता है। अगर हम छोटे छोटे क्लास लें, छोटे छोटे वीडियो बनाएं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे ही हैं। और इसके बाद आपके लिए हम लेके आएंगे एक बहुत ही बेहतरीन बुक, और उस बेहतरीन बुक में भी बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे जो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो उसको आप शुरू से बिल्कुल अटेंड करेंगे और लगातार अटेंड करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा विविध का जो बचा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। कौन जलवायु परिवर्तन पर संकेतक नहीं है? दीर्घकालीन परिवर्तन जलवायु परिवर्तन पर संकेतक नहीं है। तो जलवायु परिवर्तन का संकेतक कौन है? वानस्पतिक संकेतक, हिमीय संकेतक, विवर्तनीय संकेतक। दीर्घकालीन परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है। जलवायु परिवर्तन के वानस्पतिक संकेतक का उदाहरण पौधों के जीवाश्म अवशेष हैं। हिमीय संकेतक का उदाहरण हिमाच्छादन है। ध्रुवीय अस्थिरता तथा महाद्वीपीय झुकाव विवर्तनीय संकेतक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? रैप्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। विश्व में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पुष्प रैप्लेसिया प्रजाति का सदस्य रैप्लेसिया अर्वॉल्डी है। मुख्यतया यह पुष्प मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप और बेंगकुलू के वर्षा वनों में पाया जाता है। यह पुष्प लगभग 1 मीटर के व्यास तक बढ़ सकता है और इसका वजन 11 से 15 किलोग्राम तक हो सकता है। यह पौधा पूर्ण मूल परजीवी है, जिसके पुष्प का भाग मृदा के ऊपर तथा पौधे का शेष भाग मृदा के नीचे पाया जाता है। इसको मिलान करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2145। 2145। पंखहीन कीट, रजत मीनाभ, उड़ान रहित पक्षी कीवी, अपाद सरीसृप सर्प, फुफ्फुसहीन प्राणी मत्स्य। पंखहीन कीट, रजत मीनाभ, उड़न रहित पक्षी कीवी, अपाद सरीसृप सर्प, फुफ्फुसहीन प्राणी मत्स्य। कीवी है उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कीवी एक उड़ने में अक्षम पक्षी है जो मूल रूप से न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसको मिलान करना है। इसका सही आंसर है बी 4132। फल, अंडाशय, बीज, बीजांड, काष्ठ, तना, मंड, पत्ती। फल, अंडाशय, बीज, बीजांड, काष्ठ, तना, मंड, पत्ती। इसका आंसर है सी 2134। प्रकाश संश्लेषण, हरित लवक, खनिज उद्ग्रहण, जीव द्रव्य कला, श्वसन, सूत्रकणिका, प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम। प्रकाश संश्लेषण, हरित लवक, खनिज उद्ग्रहण, जीव द्रव्य कला, श्वसन, सूत्रकणिका, प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम। किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है? जे.सी. बोस। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने खोज की कि सभी पेड़ पौधों में जीव जंतुओं की भांति प्राण होते हैं। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन। बीजांकुरण के लिए पानी, उचित तापमान तथा ऑक्सीजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जबकि सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है। पौधों में बीजांकुरण 2 प्रकार का भूम्युपरिक तथा अधोभूमिक होता है। तो बीजांकुरण के लिए क्या क्या चाहिए? पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है कि जो अंकुरित होने वाला होगा कैसे भी करके अंकुरित हो जाएगा। जैसे कहा जाता है ना कि पढ़ने वाला कैसे भी पढ़ लेगा, बिना पानी का, बिना उचित तापमान का, बिना ऑक्सीजन का। नहीं भाई,
ये सब चीज़ें चाहिए, तभी अंकुरन हो पाएगा बीज में। बीज के अंकुरन के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश जरूरी नहीं है बीज के अंकुरन के लिए। तो जरूरी क्या है? आर्द्रता, उचित तापमान, ऑक्सीजन। इसमें सूची को मिलान करना है। आंसर है बी 3142, 3142। सिलिकॉन कार्बाइड, कृत्रिम हीरा, कार्बन तंतु, प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड, वायुयान, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, प्रशीतक। सिलिकॉन कार्बाइड, कृत्रिम हीरा, कार्बन तंतु, वायुयान, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, प्रशीतक। कौन सा गलत है? तो गलत छोड़ के हम लोग पढ़ेंगे बी गलत है। ऊन एक प्रोटीन है। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। फुलरिन कार्बन का एक अपरूप है। रेयॉन पुनर्जीवित सेल्यूलोज से निर्मित एक तंतु फाइबर है। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है। पोस्ते में संपुटीय फल परिपक्व होने पर प्रस्फुटित हो जाते हैं, लेकिन अपने मूल पौधों से जुड़े रहते हैं। ऐसे फलों का प्रस्फुटन इतना सौम्य होता है कि बीजों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। अतः इनके बीजों के प्रकीर्णन हेतु सेंसर विधि का प्रयोग किया जाता है। पोस्ते के बीजों के प्रकीर्णन में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन धीमा हो जाता है। शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों की अपघटन डिकम्पोजिशन क्रिया धीमी हो जाती है, अतः इनका उपयोग कई दिनों तक किया जा सकता है। शीत भंडारों में इन्हें 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखकर परिरक्षित किया जाता है, जिसके द्वारा सूक्ष्मजीव नहीं मरते हैं, किंतु उनकी संक्रियाएं कम हो जाती है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है, क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ों के नीचे सोना हानिकारक है, क्योंकि पेड़ पौधे रात्रि में श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का परित्याग करते हैं, जबकि दिन में इस गैस का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कर वातावरण को शुद्ध बनाने में सहायक होते हैं। ऊंट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करता है? वसा के संग्रह के लिए। ऊंट की पीठ पर लगभग 50 किलोग्राम वजनी एक बड़ा सा कुबर होता है। यह कुबर चर्बी का भंडार होता है। इसमें जमा चर्बी को ऊंट ऊर्जा के रूप में अपनी यात्रा के दौरान उपयोग में लाता है। ध्यातव्य है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है, जिसका शरीर पूर्णतया मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। इसके पैर गद्देदार होते हैं तथा एक बार में यह कई गैलन जल पी जाता है, और इस जंतु में सांस लेने की लय भी धीमे होती है। निम्न में से कौन जानवर रेशे की अच्छी तरह नहीं पचा पाता? सूअर। सूअर एक सर्वाहारी जंतु है जो कि रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है, जबकि अन्य विकल्पों के जंतु जैसे बकरी, गाय, हाथी इत्यादि रोमंथी स्तनी हैं, जिनके शरीर में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो रेशों को पचाने के लिए एंजाइम्स का स्रावन करते हैं। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? डाक टिकट जमा करता है। फिलाटेलिस्ट डाक टिकट संग्रह का कार्य करता है। जीव अंतःक्षेपक होता है। वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक। जीव अंतःक्षेपक वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक होता है, जिसमें बिना किसी पीड़ा के औषधियों को शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? लाइकोपीन। लाइकोपीन एक कैरोटीन तथा कैरोटीनॉइड वर्णक है। लाइकोपीन ही टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? लाइकोपीन। लाइकोपीन एक चमकदार लाल रंग का कैरोटीन है, जो टमाटर के गहरे लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन नामक वर्णी लवक है। कैरोटीन गाजर के लाल नारंगी रंग के लिए उत्तरदायी होता है। जार्विक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय है, जिसका आविष्कार रॉबर्ट जार्विक ने किया था। यह कृत्रिम हृदय पहली बार वार्ने क्लार्क नामक
रोगी में वर्ष 1982 में प्रतिस्थापित किया गया। रॉबर्ट वेबस्टर निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस। रॉबर्ट जी वेबस्टर न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने वर्ष 1957 में जंतुओं तथा मनुष्यों में होने वाले इन्फ्लुएंजा के लिए एक ही प्रकार के वायरस के उत्तरदायी होने की बात की। उन्होंने इन्फ्लुएंजा पर 50 से भी अधिक वर्षों तक कार्य किया। इस अवधि में उन्होंने इन्फ्लुएंजा के वायरस H5N1 की पहचान की, उसे अलग किया तथा इसके टीके के विकास के लिए कई अनुसंधान कार्य किए। जोनास सॉल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? पोलियो का टीका। जोनास सॉल्क एक अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता और विषाणु शास्त्री थे। इन्हें पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके के विकास के लिए जाना जाता है। इसका आंसर है 2143। 2143। आर्बर और स्मिथ अंतः अकेंद्रन का पता लगाया। फेल्डमैन एग्रोबैक्टीरियम युक्त पारजीनी पादपों का विकास किया। मूलिस पॉलीमरेस श्रृंखलित प्रतिक्रिया का पता लगाया। टेमिन और बाल्टीमोर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का पता लगाया। आर्बर और स्मिथ अंतःकेंद्रन का पता लगाया। फेल्डमैन एग्रोबैक्टीरियम टी-डीएनए युक्त पारजीनी पादपों का विकास किया। मूलिस पॉलीमरेस श्रृंखलित प्रतिक्रिया पीसीआर का पता लगाया। टेमिन और बाल्टीमोर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का पता लगाया। कौन सा सुमेलित नहीं है उसको छोड़ के पढ़ेंगे, गलत को छोड़ के। ज्वरनाशी पैरासीटामोल प्रतिफेन कारक पॉलीएमाइड्स सिलिकोन्स अस्थि क्षयरोधी कैल्सीफेरॉल एस्पिरिन जिसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं एक सैलिसिलेट औषधि है जो अक्सर हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक के रूप में, ज्वर शामक के रूप में और शोथ निरोधी दवा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सुमेलित है? इसका आंसर है डी 1 और 2 3 तीनों का तीनों सुमेलित है। फ्रांसीसी कॉलिंस मानव जीनोम मानचित्रण। सर्जी ब्रिन गूगल खोज इंजन। जिमी वेल्स विकिपीडिया। अमेरिकी चिकित्सा एवं जीन विज्ञानी फ्रांसिस कॉलिंस व्याधिग्रस्त जीनों की महत्वपूर्ण खोज एवं मानव जीनोम चित्रण हेतु नेतृत्व के लिए विख्यात रहे हैं। सर्जी ब्रिन रूसी मूल के अमेरिकी उद्यमी हैं जिन्होंने लैरी पेज के साथ मिलकर सर्च इंजन गूगल की स्थापना की है। जिमी डोनल वेल्स विकिपीडिया के जनक हैं। स्पष्ट है कि सभी तीनों युग्म सुमेलित हैं। लिथोट्रिप्सी क्या है? गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक को सूक्ष्मजीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की। निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं? पोस्ता के बीज। सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए आर्जीमोन तेल का प्रयोग किया जाता है। आर्जीमोन मेक्सिकाना मेक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इस तेल की मिलावट के फलस्वरूप ड्रॉप्सी नामक महामारी फैल सकती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना द्वारा ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध वर्ष 1917 में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। वियतनाम में एजेंट ऑरेंज का अंतिम आक्रमण 1970 में हुआ था। क्षेत्रों में पुनः हरियाली छाने लगी है, पर युद्ध की समाप्ति के 19 वर्ष बाद भी यह स्पष्ट दिखाई देता है कि एजेंट ऑरेंज मानवों की हत्या कर रहा है, उनको अंग भंग कर रहा है
अर्थात वह सब कर रहा है जिसका कभी इरादा ही नहीं था। उन बादलों से हुई दृष्टि विष वर्षा मानवों के लिए विपदाओं की फसल दे रही है, जिसमें कैंसर, गर्भस्राव और जन्मजात शरीर वैकल्य सम्मिलित है, और यह विपत्ति क्रम अभी दशकों तक चल सकता है। तो इसका आंसर है डी, निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन। अमेरिका द्वारा वियतनाम युद्ध में 2,4,5-T और 2,4-D नामक खरपतवार नाशक रसायनों के मिश्रण, जो कि 2,3,7,8 टेट्राक्लोरो डीबेंजोडायोक्सिन से संदूषित था, का एक एजेंट ऑरेंज नाम से रासायनिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया था। इस युद्ध में 1961 से 1971 के बीच प्रयुक्त यह रसायन अपने रंग के कारण एजेंट ऑरेंज नाम से जाना गया। वियतनाम में यहाँ के निवासियों तथा युद्धरत अमेरिकी सेना पर भी इसके हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव पड़े। निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन एक निर्दिष्ट विभत्स पदार्थ है जो कि अत्यंत ही खतरनाक होता है। इसके प्रभाव से मनुष्यों में कैंसर, गर्भस्राव तथा जन्मजात शरीर वैकल्य हो जाते हैं। एजेंट ऑरेंज क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवारनाशक रसायन। किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र परिवर्तित किया? डेविस। अपर्दन चक्र को विलियम मॉरिस डेविस नामक वैज्ञानिक ने परिवर्तित किया था। मृदा अपर्दन, जिसमें तेज वायु, तेज बहते जल इत्यादि से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ सतह अपने स्थान से हट जाती है, कृषि के लिए अत्यंत हानिकारक है। भारत में उपजाऊ भूमि का काफ़ी भाग मृदा अपरदन के कारण प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाता है। कणीय तत्व क्या है? वायु प्रदूषक। कणीय तत्व को कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। मोम की परत फलों और सब्जियों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने का आधुनिक तरीका है, लेकिन यह परिरक्षण से भिन्न है। इसका प्रयोग विशेषकर परिवहन के समय फसलों और सब्जियों को सड़ने और गलने से बचाने के लिए किया जाता है। इसमें एक प्रकार के खाद मोम का प्रयोग होता है। इस खाद मोम की एक महीन परत फलों और सब्जियों के छिलके से ऊपर चढ़ाई जाती है। इससे ये फल और सब्जियां 8 से 12 दिनों तक मौसम के प्रभाव से बचे रहते हैं और सड़ते या गलते नहीं हैं। इसमें से क्या सही है, क्या गलत है? ए सही है और आर जो है गलत है। मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। मृत्तिका मिट्टी के कणों का व्यास छोटा होने के कारण इसमें जल धारण क्षमता अधिक पाई जाती है। मृत्तिका के कणों का आकार छोटा होने के कारण उसमें रंध्राकाश छोटे आकार के पाए जाते हैं। जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण है बहिर्स्रावी। जल स्रोतों में जल के भौतिक एवं रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण बहिर्स्राव है। उद्योगों से निकले हुए व्यर्थ जल में अनेक प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक घुले रहते हैं। बहिर्स्राव का निस्तारण प्रायः भूमि, नदियों, समुद्रों या झीलों में किया जाता है। कुछ कारणों वंश यदि तितलियों की जाति स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकता है या हो सकते हैं? आंसर सी 1 और 3 सही है। कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अतः इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य के रूप में कार्य करती हैं। यह बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन है।
अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है। नाइट्रोजीन्स पोषक तत्वों एवं ऑर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण। यूट्रोफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जलाशय में पोषक तत्वों का सांद्रण उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, विशेषकर फॉस्फेटों एवं नाइट्रेटों की सांद्रता बढ़ जाती है और इनसे जलाशय में शैवालों की वृद्धि उत्प्रेरित होती है। यूट्रोफिकेशन प्राकृतिक और मानवीय दोनों तरीकों से हो सकता है। जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। जैव ऑक्सीजन मांग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने से उसकी मांग बढ़ जाती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। अतः ऑक्सीजन की मांग का बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध है। इसी मांग को जैव ऑक्सीजन मांग कहते हैं। जहां उच्च बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वहां निम्न घुली ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन DO होगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि दर नापने में। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग पौधों की वृद्धि दर नापने में किया जाता है। लातीनी अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है मेस्तीजो। लातीनी अमेरिका में यूरोपीय तथा इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति मेस्तीजो कहलाते हैं। मेस्तीजो शब्द की उत्पत्ति रोमन भाषा से हुई है। लैटिन शब्द मिक्सचर्स का अर्थ मिश्रित है। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लेड विधि से। यूरेनियम लेड विधि द्वारा सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। कार्बन डेटिंग द्वारा जीवाश्मों, मृत पेड़ पौधों आदि की आयु का अंकन किया जाता है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। जीवाश्म वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्ष की आयु इसमें मौजूद वार्षिक वलयों का वृद्धि वलयों को गिनकर ज्ञात की जाती है, जो कि वलय के रूप में पौधों के तनों में पाए जाते हैं। प्रत्येक वार्षिक वलय वृद्धि वलय एक वर्ष की वृद्धि को संकेत करता है। संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू। जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधों में जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है जल वहन के लिए। संवहनी पादपों में दो परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, फ्लोएम, जाइलम। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। जौ से जल, जो से जाइलम। सेल्यूलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं ग्लूकोज। सेल्यूलोज और स्टार्च दोनों में होता है ग्लूकोज। सेल्यूलोज पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक जैव बहुलक अर्थात बायोपॉलीमर तथा पॉलीसैकेराइड है। इसका प्रत्येक अणु लगभग 10 से 15,000 ग्लूकोज अणुओं का बना अशाखित होमोपॉलीमर श्रृंखला के रूप में होता है। स्टार्च पादपों का संचयात्मक पॉलीसैकेराइड होता है। इसमें ग्लूकोज इकाइयों से बने दो प्रकार के होमोपॉलीसैकेराइड अणु होते हैं। 10 से 30% तक एमाइलोज के तथा 70 से 90% एमाइलोपेक्टिन के अणु। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सेल्यूलोज। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेल्यूलोज है। यह एक पॉलीसैकेराइड है। इसका शुद्धतम प्राकृतिक रूप कपास है। लीवर फ्लूक पित्त वाहिनी में रहता है भेड़ की।
लीवर फ्लूक यकृत कृमि भेड़, बकरी, सूअर आदि के यकृत की बड़ी बड़ी पित्त नलियों में पाया जाने वाला एक चपटा कृमि है जो कि संघ प्लेटी हेलमिंथीज के अंतर्गत आता है। इसका जीवन वृत्त बहुत जटिल एवं द्विपोषपदीय होता है, जिसका द्वितीयक पोषद घोंघा है। यकृत कृमि एक द्विलिंगी जंतु है जिसमें पर निषेचन होता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है। इस प्रकार की शर्करा मुख्यतः फलों में ही पाई जाती है, जिसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? कोशिका दीवार। ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव जीवाणुओं की आंतरिक संरचनाएं समान परंतु बाह्य संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। कोशिका दीवार की संरचना, उसके अवयव तथा उसकी कार्यप्रणाली ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं को ग्राम निगेटिव जीवाणुओं से भिन्न करती है। बेला संगमों में एक रंजित डायनोफ्लैजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्पपुंज होते हैं। ये पुष्पपुंज कहलाते हैं लाल ज्वार। बेला संगमों के जल में मौजूद विशेष शैवाल डायनोफ्लैजेलेट की संख्या में अतिशय वृद्धि के कारण जीव विष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल का रंग लाल हो जाता है। अतः इससे उत्पन्न पुष्पपुंज लाल ज्वार कहलाते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। आंसर है बी, केवल 2। गिरगिट एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है। स्पाइरोगाइरा एक शैवाल है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसे पोंड सिल्क भी कहा जाता है क्योंकि यह तालाब में अक्सर देखा जाता है। यह बहुत तेजी से विकसित होता है, अतः कुछ ही समय में पूरे तालाब में इस तरह फैल जाता है कि तालाब का पानी हरा दिखाई पड़ता है। स्पाइरोगाइरा मुख्यतः अस्थिर या गतिहीन स्वच्छ जल में पाया जाता है, जबकि यूलोथ्रिक्स मुख्यतः मंद गति से बहने वाले स्वच्छ जल में पाया जाता है। गिरगिट एक सरीसृप जंतु है जिसकी आंख की विशेषता होती है कि एक ही समय में एक आंख से आगे की ओर तथा दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है। इसके अलावा यह आवश्यकता अनुसार अपने शरीर की त्वचा का रंग भी बदल सकता है। कवक मूलीय माइकोराइजल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया गया है, क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में सूखे का प्रतिरोध करने में अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। ये सही है। पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है। ये भी सही है। रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। ये भी सही है। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। माइकोराइजल एक विशेष प्रकार के मृदा कवक हैं जो पौधों की जड़ों के साथ सहजीवन संबंधी पारस्परिक संबंध कायम करते हैं। इन कवकों के कृषि योग्य भूमि में समावेशन से कम पोषक तत्वों वाली भूमि में भी फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। ये कवक पौधों की जड़ों में रोग उत्पन्न करने वाले जीवों से भी रक्षा करते हैं। इन कवकों द्वारा पौधों में सूखे का प्रतिरोध करने तथा पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता भी आ जाती है। पादपालय एक सुविधा है। फाइटोट्रॉन एक सुविधा है। सी, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। पादपालय फाइटोट्रॉन एक सुविधा है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 209, निम्नांकित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? लाख। लाख को लाख के कीट से प्राप्त किया जाता है। इसका स्रावन सुर्ख रंग की मादा कीट करती है, जिसका उपयोग वार्निश, पॉलिश, चपड़ा, मोहरी, लाख इत्यादि निर्माण में होता है। लगभग 2 करोड़ किलोग्राम लाख का निर्यात भारत प्रतिवर्ष करता है।
कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को कहते हैं बायोल्यूमिनिसेंस। समुद्रीय प्रकृति में बहुत से जीव एवं कीट स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्राणियों द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की इस क्षमता को जीव दीप्ति कहते हैं। इन जीवों के शरीर में फोटोफोर नामक अंग में एंजाइमों एवं एक प्रकाश उत्पादक तत्व के मध्य जैव रासायनिक अभिक्रिया द्वारा यह प्रकाश उत्पन्न होता है। जीवों द्वारा उत्पन्न यह प्रकाश ऊष्मा रहित होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? इसका आंसर है ए, यानी कि केवल एक सही है। विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। विषाणु और कोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं। एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम के पुनरुत्पादन नहीं कर सकता है। संपर्क द्वारा, वायु द्वारा, भोजन एवं जल द्वारा तथा कीटों द्वारा विषाणुओं का संचरण होता है। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ, जिनके लिए आवश्यक है अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। हरित क्रांति का संबंध फसलोत्पादन से है। इसमें अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्म के बीजों, अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी के उपयोग से फसलोत्पादन में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। नॉर्मन ई बोरलॉग के प्रोत्साहन तथा प्रेरणा और श्रीमती इंदिरा गांधी, सी सुब्रमण्यम, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इत्यादि के प्रयासों से भारत में किसानों को उच्च उत्पादक किस्में उपलब्ध कराने का यह कार्यक्रम अस्तित्व में आया। इसका आंसर है बी, 2413। 2413। हरित क्रांति खाद्यान्न, श्वेत क्रांति दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, पीत क्रांति तिलहन, नीली क्रांति मत्स्य एवं एक्वाकल्चर। हरित क्रांति खाद्यान्न, श्वेत क्रांति दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, पीत क्रांति तिलहन, नीली क्रांति मत्स्य एवं एक्वाकल्चर। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? मैक्सिकन गेहूं। भारत में 1970 के दशक में उच्च उत्पादक बीज प्रजातियों, उर्वरकों एवं सिंचाई के उपयोग से कृषिगत उत्पादन में हुई वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। इसका श्रेय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग तथा एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। इसमें मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलॉग के मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र में मंगाया गया था। फसल लॉगिंग विधि है। फसल लॉगिंग विधि है फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण। फसल लॉगिंग विधि के द्वारा फसलों में विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि में 3 महीने के बाद प्रत्येक 5 सप्ताह के अंतराल पर फसलों के नमूने इकट्ठे किए जाते हैं। इन नमूनों की जांच की जाती है, जिसके आधार पर उनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। किसी पोषक तत्व के आवश्यक मात्रा से कम होने पर वह पोषक तत्व फसल को उर्वरक के द्वारा दे दिया जाता है। क्लीमेंट ने 1960 में फसल लॉगिंग के द्वारा फसलों में आवश्यक पोषक तत्वों का विश्लेषण किया। बीज जो प्रति वर्ष बदला जाता है कहलाता है संकर बीज। धान के खेत से निकलने वाली गैस है मीथेन। धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें विमुक्त होती है। चूँकि विकल्प में एथेन, मीथेन और नाइट्रोजन दिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प बी होगा। धान के पौध उगाने को डैपाग विधि विकसित हुई थी फिलीपींस में। धान के पौध उगाने की डैपाग विधि फिलीपींस में विकसित हुई थी। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी जया। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म जया थी, जो चावल अनुसंधान निदेशालय द्वारा विकसित की गई थी।
धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है 2,4-D। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक 2,4-D है। इसका पूर्ण रूप 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड C8H6Cl2O3 है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? ब्यूटाक्लोर। शाकनाशी एक प्रकार का रसायन होता है जिसका प्रयोग कृषि क्षेत्र में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ब्यूटाक्लोर एसिटैनिलिड वर्ग का एक शाकनाशी है। भारत में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग धान की खेती में किया जाता है। पौधों का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण। फूल बनाने का उद्दीपन पत्तियां ग्रहण करती हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली है गैम्बूसिया, जो मच्छरों को खाती है। गैम्बूसिया ताजे पानी की मछली की एक प्रजाति है। यह मुख्यतः मैक्सिको की खाड़ी के जल विभाजक में पाई जाती है। गैम्बूसिया फिश एक ऐसी मछली है जिसे तालाबों एवं कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। मच्छर के अंडे एवं लार्वा के अलावा इनका भोजन पानी में जमने वाली काई, पानी में मरे जीव, हाइड्रिला पौधा आदि हैं। 3-5 सेंटीमीटर लंबी यह मछली मच्छर के अंडे और लार्वा को चट करके लोगों को डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियों से बचाने में मददगार है। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया फिश। प्रालेथ्रिन है एक सामान्य मच्छर विकर्षक। प्रालेथ्रिन एक प्रकार का पायरेथ्रॉइड कीटनाशक है जो सामान्यतः मच्छर विकर्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। पायरेथ्रॉइड स्तनधारियों की तुलना में कीटों के लिए 2250 गुना अधिक विषाक्त होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। ऑक्सी या वायुवीय श्वसन की क्रिया में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O का निर्माण होता है और इस क्रिया में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सक्रिय उपर्जित असंक्रामकता किसके उत्पादन का परिणाम है? एंटीबॉडीज। सक्रिय उपर्जित असंक्रामकता किसके उत्पादन का परिणाम है? एंटीबॉडीज। शरीर में सक्रिय उपार्जित असंक्रामकता एंटीबॉडीज के उत्पादन का परिणाम है। एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं जो कि संक्रमण के विरुद्ध लड़ते हैं तथा शरीर में लिम्फोसाइट्स से निर्मित होते हैं। बेरियम एक उपर्युक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखने में सहायता मिलती है। बेरियम एक्स किरणों का अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में दिखने में सहायता मिलती है। अतः इसे एक उपर्युक्त मात्रा में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आंसर होगा बी 4-3-1-2। 4-3-1-2। रदरफोर्ड एटम बम, अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट, कार्टराइट पावरलूम, ग्राहम बेल टेलीफोन। रदरफोर्ड एटम बम के आविष्कार से संबंधित है। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट तथा एडमंड कार्टराइट ने पावरलूम का आविष्कार किया। ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। ये क्वेश्चन का आंसर है डी 3-4-2-1। 3-4-2-1। जीवाणुओं में पारक्रमण और संयुग्मन की खोज लैंडरबर्ग। यौन संलग्न वंशागति की स्थापना मॉर्गन। ई कोली से DNA पॉलीमरेज का वियोजन कॉर्नबर्ग। संपूर्ण आनुवांशिक कूट की स्थापना खुराना। जीवाणुओं में पारक्रमण तथा संयुग्मन
की खोज क्रमशः लैंडरबर्ग एवं जिंडर 1951 तथा लैंडरबर्ग एवं टाटम द्वारा की गई। यौन संलग्न वंशागति की स्थापना मॉर्गन द्वारा ई कोली से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन कॉर्नबर्ग द्वारा तथा संपूर्ण आनुवंशिक कूट की स्थापना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? आंसर है सी, लाइगेसेज आणविक सीवनकार। लाइगेसेज एंजाइमों के ऐसे वर्ग को कहते हैं जो सहसंयोजक बंध बनने की क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। लाइगेसेज जैविक अणुओं जैसे डीएनए आदि के संश्लेषण एवं खंडित जैविक अणुओं की मरम्मत आदि कार्य के लिए सक्रिय होकर इन्हें परस्पर जुड़ने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। अतः लाइगेसेज को आणविक सीवनकार, सिलने वाला कहा जा सकता है। पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? पत्ती। पुदीना अर्क या मेंथोल तेल मुख्यतः पुदीने की पत्तियों के भाप आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मेथा ऑर्वेन्सिस है। तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन है? भूटान। दिसंबर 2004 में तंबाकू एवं इसके उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी लगाकर ऐसा करने वाला भूटान विश्व का पहला देश बना था। उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। उद्योगों में जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल तथा कवक तीनों ही का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जीवाणुओं का उपयोग दूध से दही, पनीर के निर्माण, गन्ने के रस से सिरके का निर्माण तथा विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक औषधियों के निर्माण में किया जाता है। सूक्ष्म शैवाल जैसे डायएटम्स, डायएटोमेसियस मृदा का निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग कांच तथा पोर्सिलेन के निर्माण में तथा चीनी मिलों में जीवाणु छन्नों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। कवकों का उपयोग पनीर, डबल रोटी उद्योग एवं एल्कोहल निर्माण में किया जाता है। चंद्रशेखर आजाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ बनाया है जो दलहनी फसलों के पुष्पों के झड़ने के प्रतिशत को कम कर सकता है ताकि दालों का उत्पादन बढ़ सके। वह कौन सा पदार्थ है? इसका व्याख्या देखते हैं। टीवा, TIVA का पूरा नाम टोटल इंट्रावेंस एनेस्थीसिया है। इसका उपयोग प्रायः शल्य चिकित्सकों द्वारा रोगियों के निश्चेतन में किया जाता है। निम्नलिखित में किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? ज्योतिष। जेवी नार्लिकर के अनुसार ज्योतिष को अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है। तो आज हमने बहुत ही अच्छे ढंग से बायोलॉजी घटना चक्र को भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप सब ने लगातार इस क्लास को अटेंड किया। और अब हम लोग मिलेंगे फिर से एक नए बुक के साथ और नए सब्जेक्ट के साथ, जो हम प्रयास करेंगे कि इन क्लासेस से वो क्लास जो है ज़्यादा बेहतर हो, इतना बेहतर हो कि ये जो हमने साइंस का क्लास लिया है इसको डिलीट करके मुझे दोबारा से क्लास तैयार करना पड़े, दोबारा से वीडियो अपलोड करना पड़े। तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक नए क्लास में नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।